स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम सभी गति के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। इसके पहले की क्लास में हम सभी गति से संबंधित परिभाषाएं, त्वरण, वेग, विस्थापन आदि को पढ़ चुके हैं। यदि आप इसके पहले के गति से संबंधित चैप्टर के वीडियोस को नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक नीचे मिल जाएगा, जहां से आप उसके वीडियो को आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को, गति के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पिंड का त्वरण शून्य होगा यदि पिंड का चाल समय ग्राफ कैसा हो, समय अक्ष के लंबवत हो। ठीक है, पहला क्या दिया है, समय अक्ष के लंबवत। ठीक है, दूसरा क्या दिया है, समय अक्ष के समांतर और समय अक्ष से कोई कोण बनाती हुई रेखा, सरल रेखा। और चौथा क्या है, एक वक्र रेखा हो। तो इसके पहले की क्लास में हम सभी त्वरण से संबंधित ग्राफ को देख चुके हैं, जिसमें समय को हम लोग कहाँ पे बनाते हैं, एक्स अक्ष पे बनाते हैं, और वेग v वाई अक्ष पे होता है, जिसमें एक सीधी रेखा, जिसमें सरल रेखा, यदि वेग और समय के बीच में ग्राफ की रेखा सरल रेखा प्राप्त हो तो त्वरण एक समान दर से बढ़ता है। क्या होता है, एक समान दर से बढ़ता है। अगर वक्र रेखा t जो हो x अक्ष के समांतर हो, यानी t अक्ष के समांतर हो, तो क्या होता है, त्वरण शून्य होता है। कैसा होता है, त्वरण शून्य होता है। यानी रेखा की ढाल यह बताती है कि त्वरण कैसा है। और रेखा जब समय अक्ष के समांतर हो जाए तो क्या होगा, जब रेखा समय अक्ष के समांतर हो जाए तो त्वरण शून्य हो जाता है। यानी प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग क्या हो जाता है, समान, तो त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यदि सरल रेखा x अक्ष के समांतर यानी समय अक्ष के समांतर प्राप्त हो वेग समय ग्राफ में, तो त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। त्वरण a बराबर कितना हो जाएगा, शून्य। और आपसे पूछा है कि त्वरण शून्य होगा, कब होगा, जब समय अक्ष के समांतर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन बी, पहले का ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चाल समय ग्राफ के ढलान से ज्ञात करते हैं। चाल समय ग्राफ के ढलान से क्या ज्ञात करते हैं, अभी आपने पढ़ा, समय अक्ष और चाल से क्या ज्ञात करते हैं, ढलान से त्वरण। तो क्या ज्ञात करेंगे, पिंड की चाल ज्ञात करेंगे, नहीं, पिंड की त्वरण ज्ञात करेंगे, यस, तो पिंड का त्वरण ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करते हैं, पिंड का त्वरण। चाल समय ग्राफ के ढलान से क्या ज्ञात करते हैं, पिंड का त्वरण। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, यदि दो वस्तुएं h1 या h2 ऊंचाइयों के साथ एक साथ छोड़ी जाती हैं, दो वस्तुएं h1 व h2 ऊंचाइयों के साथ एक साथ छोड़ी जाती हैं। ठीक है, दोनों एक साथ, पहली वस्तु h1 ऊंचाई से, दूसरी वस्तु h2 ऊंचाई से छोड़ी जाती है, और समय क्या है, एक साथ। तो उनके पृथ्वी पर पहुंचने के लिए समयों में अनुपात होगा। पृथ्वी पर पहुंचने में जो समय का अनुपात होगा वो क्या होगा, हमें बताना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग के पास सूत्र है ऊंचाई और समय में। तो ऊंचाई और संबंध में कौन सा गति का समीकरण काम करता है, गति का दूसरा समीकरण। क्या है गति का दूसरा समीकरण, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या होता है, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और इसमें क्या कर रहा है, एक साथ छोड़ी जा रही है। क्या किया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है। और जब छोड़ा जाता है तो प्रारंभिक वेग जीरो, प्रारंभिक वेग क्या हो जाता है, जीरो। तो क्या हो जाएगा, h बराबर जीरो प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, कांस्टेंट है, g आपका कांस्टेंट है, h अनुक्रमानुपातिक क्या हो जाएगा,
टी स्क्वायर। एच अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर। तो टी अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा? अंडर रूट एच स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट एच। क्या हो जाएगा? टी बराबर टी अनुक्रमानुपाती अंडर रूट एच। अब आपसे क्या रहा है? ऊंचाइयाँ दी हुई है, ठीक है, ऊंचाइयाँ दी हुई हैं। तो T1 अनुपाते T2 क्या हो जाएगा? आपसे अनुपात पूछ रहा है, तो T1 अनुपाते T2 बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर H1 बाई H2। क्या हो जाएगा? H1 बाई H2। टी अनुक्रमानुपाती H है, यानी जैसे जैसे T बढ़ेगा वैसे वैसे H का मान बढ़ेगा। तो T1 बाई T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर H1 बाई H2। तो कौन सा आंसर आपका सही होगा? H1 बाई H2 रूट में कौन सा है? ऑप्शन बी। तो तीसरे का कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है, ऑप्शन बी। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। प्रश्न संख्या 4 क्या दिया हुआ है? प्रश्न संख्या 4 दिया हुआ है, जब वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करती हो। समय अंतराल क्या है? समान, और दूरी क्या तय कर रही है? समान। तो उसकी गति कैसी होगी? उसकी गति कैसी होगी? अवमंदित गति होगी, या असमान गति होगी, या त्वरित गति होगी, या एक समान गति होगी? कैसी गति होगी हमें बताना है, ठीक है। क्या कहा है? जब वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। समय अंतराल क्या है? समान। दूरी क्या है? समान। तो क्या होगा? गति कैसी होगी? एक समान गति होगी। गति कैसी होगी? एक समान गति होगी, ठीक है। तो गति एक समान होगी अर्थात त्वरण शून्य होगा। जब त्वरण शून्य हो गया तो गति कैसी होगी? एक समान। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। जब दूरी और समय समान हो तो गति एक समान होती है और त्वरण शून्य होता है। चलिए अगला क्या दे रहा है? 5वां प्रश्न दे रहा है, प्रारंभ में एक कार समान वेग से चल रही है। कैसी है? एक कार है और समान वेग से चल रही थी। उस पर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, कैसा? 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण 12 सेकंड तक लगा। कितनी देर के लिए लगा? 12 सेकंड। जिसके फलस्वरूप 12वें सेकंड में कार ने 190 मीटर की दूरी तय की। 12वें सेकंड में कितनी दूरी तय की? 190 मीटर। कार का प्रारंभिक वेग मीटर प्रति सेकंड में होगा। क्या होगा? ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या क्या दिया है पहले आप देख लीजिए। u बराबर पूछ रहा है 12वें सेकंड में कार दूरी तय करती है, तो दूरी यस आपको दिया हुआ है 12वें सेकंड में। तो t आपका दिया है कौन सा? वें, टीवें सेकंड वाला आपको समय दिया हुआ है। क्या? 12 टीवें सेकंड, ठीक है। टीवें सेकंड में कितना दूरी है? समय है 12 और दूरी आपका है 190। अब क्या कह रहा है? एक समान वेग से चल रही थी और उस पर 1 मीटर पर सेकंड का त्वरण लगा। तो a बराबर भी आपको दिया हुआ है। कितना दिया है? a बराबर 1। तो टीवें सेकंड के लिए चली गई दूरी का सूत्र क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग टीवें सेकंड के लिए चली गई दूरी का सूत्र लिखते हैं। तो सूत्र होता है यस टी, यानी टीवें सेकंड के लिए यस टी बराबर u प्लस 1/2 a ब्रैकेट के अंदर 2t माइनस 1। ध्यान दीजिएगा, टीवें सेकंड में जब भी दूरी कहेगा तो हम यस टी बराबर सूत्र हो जाता है u प्लस 1/2 a ब्रैकेट में 2t माइनस 1, ये सूत्र हो जाएगा। और जब t सेकंड में चली गई दूरी कहेगा तब कौन सा सूत्र लगाएंगे? तब गति का दूसरा समीकरण लगाएंगे। और टीवें सेकंड में कहेगा तो ये सूत्र लगाएंगे। चलिए तो इसमें वैल्यू रखते हैं। यस की वैल्यू पूछ रहा है तो यस के प्लेस पर यस रहेगा। यस की वैल्यू दिया हुआ 190, तो यहाँ पर 190 लिख देंगे। u प्रारंभिक वेग आपसे पूछ रहा है तो u के स्थान पर u लिख देते हैं प्लस 1/2 a त्वरण दिया हुआ है 1, तो त्वरण के स्थान पर 1 ब्रैकेट में 2 इंटू समय का मान दिया है 12 माइनस 1, ठीक है। इसको सरल करते हैं तो सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा? u के स्थान पर u
प्लस 1/2, 12 दूना 24, 24 में से 1 गया 23, तो 23/2 को हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे, यानी 23/2 को लिखेंगे 11.5 और 190 पश्चांतर करके घटा देते हैं। ठीक है, तो 23/2 के स्थान पर 23/2, चलिए u बराबर तब क्या आएगा, तो u बराबर हो जाएगा 190 माइनस 23/2, अर्थात 23/2 को हम लोग लिख सकते हैं 11.5। ठीक है, अब इसको घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 190 में से 11.5 घटाएंगे बराबर 178.5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये आपका आ गया प्रारंभिक वेग, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा था 178.5। तो कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका 178.5 ही आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लंबा है पर इसी तरीके से लगना है। फुल मेथड से आप लोग पढ़िए ताकि क्वेश्चन एग्जाम्स में आप लोग लगा पाएँ। ऐसा ना हो कि आप देखते रह जाएं और सारा क्वेश्चन खत्म हो जाए और एक भी क्वेश्चन ना आए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया हुआ है, कोई पिंड है विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है। कहाँ से चलना प्रारंभ करता है, विरामावस्था से, और यदि त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो 10वें सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी क्या होगा। तो कैसी दूरी होगी, 10वें सेकंड में चली गई दूरी पूछा है, तो 10वें सेकंड में चली गई दूरी के लिए हम लोग कौन सा सूत्र लगाएंगे, एस टी बराबर क्या होता है, u + 1/2 ब्रैकेट a और ब्रैकेट के बाहर a और अंदर 2t - 1। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर a और ब्रैकेट के अंदर 2t - 1, ये फार्मूला लगाएंगे। गति का दूसरा समीकरण नहीं लगाया। गति का दूसरा समीकरण कब लगेगा, जब हमसे कहेगा 10 सेकंड में कितनी दूरी चलता है। यहाँ हमसे क्या पूछा, 10वें सेकंड में, तो 10वें सेकंड में यही फार्मूला लगाएंगे। चलिए वैल्यू रखते हैं। तो वैल्यू रखने के लिए आप देखेंगे दिया क्या क्या यहाँ पर, तो यहाँ दिया है u बराबर 0। प्रारंभिक वेग क्या दिया है, u बराबर 0। ठीक है, विरामावस्था से चलना करता, विराम मतलब 0। त्वरण 10 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है, तो a बराबर 10 मीटर पर सेकंड। 10वें सेकंड में तो t आपका 10वां दिया हुआ है, दूरी यस आपसे पूछ रहा है, तो फार्मूले में वैल्यू रख दे। तो u बराबर क्या लिखेंगे, 0 + 1/2, a की वैल्यू दिया है 10, इंटू 2 की जगह 2 और इंटू t का मान 10 - 1। ठीक है, तो 2 से 10 क्या कट गया 5 बार में, तो बचा क्या 0 + 10 दूनी 20 - 1 19, 19 × 5 = 95। कितना हो गया 95। 95 + 0 बराबर 95। दूरी है, मात्रक आएगा मीटर में। तो कौन सा आंसर आ गया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन ए 6वें का आंसर राइट हो गया, 95 मीटर आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 7 दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी 11 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है। ठीक है, और ब्रेक लगाने पर रेलगाड़ी 121 मीटर चलकर रुक जाती है। विरामावस्था आने में कितना समय लगेगा, विरामावस्था आने में कितना समय लगेगा, मीन्स अंतिम वेग v बराबर आपसे दिया हुआ है 0, और कितना समय लगेगा t बराबर आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 121 मीटर चलकर रुक जाती है, यस बराबर आपको दिया 121 मीटर। 101 रेलगाड़ी 11 मीटर के वेग से चलती है, यानी u बराबर दिया है 11। ब्रेक लगाने पर रेलगाड़ी 121 मीटर चलकर रुक जाती है। ठीक है, तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले गति के तीसरे समीकरण को लगाएंगे और हम लोग त्वरण ज्ञात करेंगे। तो गति का तीसरा समीकरण क्या है, v² बराबर u² + 2as। ठीक है, v का मान क्या दिया हुआ है 0, तो अंतिम वेग 0 है, 0 लिख देते हैं। u प्रारंभिक वेग कितना दिया हुआ 11, तो 11 का वर्ग प्लस 2, a की वैल्यू नहीं पता है तो a लिख देते हैं, और यस कितना दिया हुआ है 121, तो 121 लिख देते हैं। ठीक है, तो 11 11 में कितना होगा 121, तो सरल करते हैं इसको अगली लाइन। तो 11 11 में 121 और पश्चांतर होगा तो -121 हो जाएगा,
बराबर 121 गुणे 2, 2 गुणे में 121 इंटू ए। तो 121 से 121 कट गया एक बार में, तो बचा क्या, ए बराबर बचा -1/2। ये आ गई वैल्यू ए की। अब ये वैल्यू ए उठाकर हम लोग पुटअप करेंगे गति के प्रथम समीकरण में। किसमें रखेंगे, प्रथम समीकरण में। तो गति का प्रथम समीकरण में रखेंगे तो हमसे टी निकल जाएगा। तो टी निकालने के लिए प्रथम समीकरण लिखते हैं। तो प्रथम समीकरण दिया हुआ है v बराबर u प्लस ए टी, वी बराबर u प्लस ए टी। v का मान कितना दिया हुआ है, तो v का मान दिया हुआ है आपको, अंतिम वेग था 0 और प्रारंभिक वेग 11। अंतिम वेग कितना है, v का मान 0, प्रारंभिक वेग 11 प्लस e का मान अभी हम लोगों ने निकाला -1/2 और t ज्ञात करना है, तो t के प्लेस पर t सरल कर दें तो माइनस आपका पश्चांतर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, 1/2t बराबर 11। तिर्यक गुणा कर दें तो t बराबर क्या हो जाएगा, 11 दूनी 22। कितना हो गया, 22। तो 22 सेकेंड इसका आंसर आ गया। तो कौन सा आंसर सही है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी 22 सेकेंड। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया हो। चलिए अगला प्रश्न लगाते हैं। तो अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है प्रश्न संख्या 8। एक लिफ्ट है, नियत वेग से नीचे उतर रहा है। कहाँ उतर रहा है, नियत वेग से नीचे की ओर उतर रही है, और व्यक्ति लिफ्ट में एक सिक्का उछालता है। क्या करता है, सिक्का उछालता है। सिक्का किस त्वरण से लिफ्ट के फर्श पर गिरेगा। ठीक है, सिक्का किस वेग से लिफ्ट के फर्श पर गिरेगा। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले दे रहा है नियत वेग से नीचे लिफ्ट उतर रहा है। लिफ्ट क्या कर रहा है, नियत वेग से उतर रहा है, यानी इस समय उसमें त्वरण क्या है, नहीं है। ठीक है, और व्यक्ति लिफ्ट में एक सिक्का उछालता है। सिक्का किस त्वरण से नीचे आएगा, तो किस त्वरण से नीचे आएगा, गुरुत्वीय त्वरण से नीचे आएगा। तो गुरुत्वीय त्वरण के लिए यहाँ पर 2 दिया, प्लस जी और माइनस जी। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जब कोई पिंड नीचे की ओर आता है तो उस पर जी क्या काम करता है, प्लस में, और जब पिंड ऊपर की ओर जाता है तो क्या करता है, माइनस में। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही हो गया, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। प्लस जी से सिक्का नीचे की ओर फर्श पर गिरेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 9 क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 9 दिया हुआ है, एक पिंड है, समान त्वरण के साथ चल रहा है। त्वरण क्या है, समान है। ठीक है, एक समय पर इसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड है, 5 सेकेंड बाद इसका वेग 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। ठीक है, u बराबर 10 है और v बराबर 20 है, t बराबर 5 है। तो 2 सेकेंड पूर्व इसका वेग था, 2 सेकेंड पूर्व इसका वेग क्या था, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग त्वरण की परिभाषा से त्वरण निकाल लेंगे। तो त्वरण की परिभाषा क्या है, a बराबर डेल्टा v बाई टी, डेल्टा v बाई टी। तो डेल्टा v कैसे, अंतिम माइनस प्रारंभिक होता है, तो 20 माइनस 10 बटे में आपका क्या हो जाएगा, कितनी देर में हो रहा है, 5 सेकेंड। तो 20 में से 10 गया, 10 बटे 5 बराबर 2 सेकेंड। ए बराबर क्या आ गया, 2 मीटर प्रति सेकेंड। कितना आया, 2 मीटर प्रति सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे, गति का प्रथम समीकरण लगा देंगे। तो गति का प्रथम समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। प्रारंभिक वेग u बराबर कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, प्लस त्वरण a कितना दिया हुआ है, तो त्वरण आपका दिया हुआ है, अभी आपने निकाला है 2, लिख देंगे। 2 सेकेंड पूर्व कह रहा है, यानी -2। 2 सेकेंड पूर्व में आपसे पूछ रहा है वेग कितना हो जाएगा। वेग आपको v निकालना है, और कब निकालना है, 2 सेकेंड पूर्व, यानी 2 सेकेंड पहले। तो 2 सेकेंड पहले, अब से 2 सेकेंड पहले -2 हो जाएगा। ठीक है, बाद वाले में +2 लिखते हैं और पहले वाले में माइनस। तो v बराबर कितना हो जाएगा, 10 और प्लस माइनस का गुणा माइनस, 2 दूनी 4, तो 10 में से 4 जाएगा 6, कितना बचेगा, 6। तो 6 मीटर पर सेकेंड इसका वेग हो जाएगा 2 सेकेंड पहले। तो कौन सा आंसर सही है, 6 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन 20 का
राइट आंसर हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन इसी तरीके से देखते हैं। इसका जब तक आपको बेसिक नहीं क्लियर होगा आपके क्वेश्चंस में दिक्कत आएंगे, तो बेसिक के लिए इसके पहले की वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए, जिससे ये चैप्टर भी आपको आसानी से समझ में आए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, एक वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है। कहाँ से चलना प्रारंभ करता है? विरामावस्था से। यानी u बराबर कितना दे दिया है? 0। इसका त्वरण 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कितना है? 5। ए बराबर हो गया 50 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त होने पर, तो v बराबर 50 हो गया। उसके द्वारा चली गई दूरी होगी, यस बराबर पूछ रहा है। ठीक है, तो यस बराबर पूछ रहा है, v बराबर 50 हो गया, a बराबर 5 हो गया और प्रारंभिक u बराबर विराम है 0 हो गया। यहाँ इतनी चीज़ें दी हुई हैं। तो कौन सा समीकरण लगा देंगे? गति का तीसरा समीकरण लगा देते हैं। गति का तीसरा समीकरण क्या होता है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। वैल्यू रख दें, v का मान 50 वर्ग, u का मान 0 वर्ग प्लस 2, a का मान 5, यस का मान निकालना है तो यस लिख देते हैं। तो अब क्या होगा? भाग दे देंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 50 के वर्ग के नीचे आ जाएगा। तिर्यक गुणा में 50 के वर्ग के नीचे आ जाएगा, तो 50 गुणे 50 बटे में 5 दूनी 10 बराबर यस। ये यस का मान आ गया। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? यस बराबर 5 पच्चे 25 और 1 0, 250 मीटर। तो कौन सा आंसर सही हो गया? 250 मीटर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया, 250 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 10 तक आपका क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या दिया हुआ है? तो प्रश्न संख्या 11 दिया हुआ है, एक पिंड 10 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका जाता है। कहाँ फेंका जा रहा है? ऊपर की ओर। तो वह अधिक से अधिक ऊंचाई तक पहुँचेगा। अधिक से अधिक ऊंचाई यानी कितनी ऊंचाई तक पहुँचेगा पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए दिया क्या क्या है? सबसे पहले एक पिंड है 10 मीटर के प्रारंभिक वेग से, 10 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से, तो u बराबर 10 मीटर पर सेकंड पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका जाता है। ठीक है, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। जब भी कोई पिंड ऊपर की ओर फेंका जाए तो अंतिम वेग उसका v बराबर क्या होता है? 0। भाई फेंका जा रहा है तो पहले रुकेगा, तो अंतिम वेग v बराबर कितना हो जाएगा? 0। यहाँ तक क्लियर है? ठीक, अधिक से अधिक कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा? तो t बराबर क्वेश्चन मार्क और g बराबर आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसके लिए गति का कौन सा समीकरण लगा दे? गति का तीसरा समीकरण लगा दे। तो तीसरा समीकरण गति का क्या होता है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2g यस या यच। जब अगर क्षैतिज दूरी चलता है तो यस लिखते हैं और ऊंचाई में चलता है तो यच लिखते हैं। और g का मान हम लोग क्या रखेंगे? प्लस में वैल्यू रखें। तो चलिए वैल्यू रखते हैं। तो क्या दिया हुआ है? v बराबर 0, तो यहाँ पर v के जगह पे 0, u का मान 10 तो 10 का वर्ग प्लस 2, g का मान 10 दिया हुआ है 10 और यच का मान पूछ रहा है तो गुणे में यच लिख लें। तो 10 दहा में 100 हो जाएगा। ठीक है, पश्चांतर होगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस से माइनस हो जाएगा और g का मान यहाँ पर माइनस में 10 लिखेंगे तो यहाँ पर आपका माइनस आएगा और ये माइनस आपका 10 दूना 20 यच हो गया। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यच बराबर कितना आ गया? यच बराबर 100 बटे में तिर्यक गुणा कर देंगे 20, कितना आ जाएगा? 5। यच बराबर 5 मीटर ऊंचाई आएगी। कितनी ऊंचाई आएगी? अधिक से अधिक 5 मीटर तक जा सकता है पिंड। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए इसका 11 का राइट आंसर है, 5। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी तरीके से। प्रश्न संख्या 12वां क्या दिया हुआ है?
तो प्रश्न संख्या 12वां आपको दिया है, दो स्टेशनों, क्या है, दो स्टेशनों के बीच एक गाड़ी की गति पहले समान रूप से बढ़ती है। कैसी हो रही है? पहले समान रूप से बढ़ती है, तदोपरांत वह स्थिर गति से चलती है एवं अंतिम चरण में समान रूप से। तो 3 बार चाल में आपका यहाँ पर देखने में परिवर्तन मिल रहा है। पहले क्या है, समान रूप से बढ़ती है, फिर क्या हो रहा है, स्थिर गति से चलती है, और अंतिम चरण में समान रूप से घटती है। यानी पहली बार में जी का मान प्लस में है, दूसरी बार में 0 है, और तीसरी बार में घट रहा है तो माइनस में दिया हुआ है। यदि तीनों स्थितियों में लिए गए समय क्रमशः 1:6:1 यानी 1:6:1 के अनुपात में हो तथा अधिकतम गति 32 किमी प्रति घंटा हो। कितनी हो? 32 किमी प्रति घंटा। तो संपूर्ण यात्रा की औसत गति किमी प्रति घंटा में क्या होगी? औसत गति किमी प्रति घंटा में क्या होगी? क्लियर है यहाँ तक? इस तरीके से हमको निकालना है। 3 स्थितियों में दिया, 3 स्थितियाँ में पहले में हम दूरी क्या मान लेते हैं? यस1। पहली स्थिति में हम लोग दूरी मान लेते हैं यस1, द्वितीय में यस2 और तृतीय में यस3। 3 स्थितियाँ हैं, 3 में हम 3 दूरियाँ मान ले रहे हैं। समय आपका दिया हुआ है 1:6:1 का रेशियो, ठीक है। तो इसी अनुपात में हम 1T, 6T और 1T ले लेंगे, एक गुणक T मान लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले यस1 दूरी निकालना है, और किस वेग से? एक समान वेग से, एक समान त्वरण से बढ़ रहा है, एक समान त्वरण से बढ़ रहा है। तो यस1 बराबर क्या हो जाएगा? गति का कौन सा समीकरण लगाएंगे? दूसरा समीकरण, ठीक है। तो गति के दूसरे समीकरण में क्या दिया हुआ है आपको? प्रारंभिक कहाँ से हुआ है? पहले समान वेग रूप से बढ़ता है, यानी प्रारंभिक वेग 0 था, ठीक है, प्रारंभिक वेग 0। तो यस1 बराबर हो जाएगा, यस1 बराबर हो जाएगा 0 + 1/2 AT², ठीक है, AT², ठीक है। यस1 दूरी तय करने के बाद अधिकतम वेग क्या हो जाता है? अधिकतम दिया हुआ है, अधिकतम कितना दिया हुआ है? 32 किमी प्रति घंटा। कितना दिया हुआ है? 32 किमी प्रति घंटा अधिकतम है, ठीक है। यानी द्वितीय स्थिति में वेग v दिया हुआ है आपको 32, ठीक है। तो द्वितीय स्थिति में जब वेग v बराबर 32 दिया हुआ है, तो गति के प्रथम समीकरण से निकाले तो v बराबर u + AT। कितना? u + AT, ठीक। तो अधिकतम आपको 32 दिया है, u प्रारंभिक 0 था, a का मान नहीं मालूम, t का मान नहीं मालूम, तो 32 बराबर AT हो गया, 32 बराबर AT हो गया। ये द्वितीय स्थिति में हो गया, ठीक है। द्वितीय स्थिति में अधिकतम वेग, तो दूरी क्या होगा? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। यस2 बराबर, चली गई दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणे समय, ठीक है। तो वेग की जगह पर हमारा क्या आया है? AT, और समय क्या आया है? 6T, अनुपात दिया है 6T, 6T लिख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 6AT²। इसी प्रकार से यस3 निकाल लेते हैं गति के दूसरे समीकरण से। तो यस3 बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 A के प्लेस पर A और T के प्लेस पर T², ठीक है। प्रारंभिक वेग 0 मानकर चलेंगे। तो यस3 भी आपका आ गया इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करना है? चूंकि समय हमारा दिया हुआ है, दूरियां हमने निकाल ली है, प्रश्न में हमसे पूछा क्या है? औसत गति। औसत गति बराबर सूत्र क्या होता है? कुल दूरी बटे में कुल समय, कुल दूरी बटे में कुल समय, ठीक है। यानी औसत चाल v बार बराबर हो जाएगा यस1 + यस2 + यस3 अपॉन में T1 + T2 + T3। वैल्यू रख दें। यस1 की वैल्यू आपने अभी निकाला है, ठीक है, यस2 की वैल्यू भी निकाला है, यस3 की वैल्यू भी निकाला है, और T1 T2 T3 दिया हुआ है। तो सारी वैल्यूज़ को हम लोग रख देते हैं। तो क्या दिया हुआ है वैल्यूज़? यस1 की वैल्यू आपने निकाला है क्या? 1/2 AT², 1/2 AT²,
प्लस यस3 की वैल्यू आई, यस2 की वैल्यू आई 680 स्क्वायर प्लस यस3 की वैल्यू भी आई है 1/2 80 स्क्वायर, और T1 T2 T3 आपको दिया हुआ है T प्लस 6T प्लस T, तो कितना हो गया 6T प्लस T और 7T प्लस T 8T, तो 1/80 आ जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो 1/8 T आ जाएगा ये समय, और 1/2 80 स्क्वायर प्लस 1/2 80 स्क्वायर 80 स्क्वायर प्लस 680 स्क्वायर इज इक्वल टू 780 स्क्वायर, 7AT स्क्वायर। 8T से स्क्वायर कैंसिल, तो बच क्या गया 7A/8, 7A/8 और T भी बचेगा, स्क्वायर कैंसिल हुआ है, ठीक है। अब आपने AT की वैल्यू पहले ही हम लोगों ने निकाल चुका है। AT अधिकतम वेग कितना दिया हुआ था 32, तो AT की वैल्यू 32 आ चुकी है। ये वैल्यू हम AT के स्थान पर रख दें, तो 8 चौक 32 आएगा। क्या आएगा 7 के स्थान पर 7, AT की वैल्यू आपकी 32 आई और 8 नीचे आया, तो 8 चौक 32, 4 गुणे 7, 7 चौक 28 आंसर आ गया। क्या आंसर आया 7 चौक 28, तो कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 28 किमी प्रति घंटा, ठीक है। 28 किमी प्रति घंटा इसका आंसर आ गया, 7 चौक 28 ही आपका आंसर आ गया है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया हुआ है, एक हवाई जहाज, क्या है, एक हवाई जहाज 75 मीटर पर सेकंड की गति से सीधी रेखा में चलते हुए 6 सेकंड तक रॉकेट छोड़ता है। 6 सेकंड तक क्या करता है, रॉकेट छोड़ता है। इस समय के अंत तक हवाई जहाज की गति बढ़कर 120 मीटर पर सेकंड हो जाती है। जहाज द्वारा प्रथम 10 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करना है। प्रथम 10 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। प्रारंभिक वेग दिया है, अंतिम वेग दिया है, समय दिया है। तो सबसे पहले हम लोग त्वरण निकाल लेते हैं। तो त्वरण A बराबर V डेल्टा V बाई डेल्टा T। त्वरण A बराबर क्या होता है, A बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। डेल्टा V क्या हो जाएगा 120 माइनस 75, 120 माइनस 75। डेल्टा T समय कितनी देर में ये परिवर्तन हुआ है 6 सेकेंड में, तो ये हो गया 6 सेकेंड में। अब क्या हुआ 120 में से 75 घटा दें तो 25 उधर 20 इधर, आपका कितना हो जाएगा 25 और 20 45 हो गया, तो 45/6, ठीक है। भाग दे दें तो क्या आ जाएगा 7.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7.5। तो A बराबर आपका आ गया 7.5। अब आपसे प्रश्न में पूछ रहा है प्रथम 10 सेकेंड में जहाज द्वारा प्रथम 10 सेकेंड में तय की गई दूरी होगी, कितनी होगी आपसे पूछ रहा है। तो प्रथम 10 सेकेंड में तय की गई दूरी के लिए पहले 6 सेकेंड में, प्रथम 6 सेकेंड रॉकेट के कारण जो त्वरण मिला है उससे गति करता है, और अंतिम 4 सेकेंड जो है रॉकेट छोड़ने के बाद अंतिम वेग के कारण गति करता है। तो कुल 10 सेकेंड में तय की गई दूरी मिल जाएगी। तो पहले 6 सेकेंड में तय की गई दूरी त्वरण के कारण निकालेंगे, तो उसके लिए कौन सा समीकरण लगाएंगे, गति का प्रथम समीकरण। कौन सा समीकरण लगाएंगे, गति का द्वितीय समीकरण। चली गई दूरी, यस बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। यस का मान निकालना है, ठीक है। u का मान प्रारंभिक वेग 75 दिया है, t का मान प्रथम 6 सेकेंड तो 6 सेकेंड प्लस 1/2 a का मान अभी हम लोगों ने निकाला है 7.5 इंटू टी का मान, तो टी का मान 6 × 36, टी स्क्वायर होता है 6 × 36, 2 से कट गया 18 बार में। गुणा कर दे 75 × 6 गुणा कर देंगे तो 75 में 6 का गुणा कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 450, ठीक है। और 7.5 में 18 का गुणा कर देते हैं तो आ जाएगा आपका
18 में 7.5 हो जाएगा 135। ठीक है, जोड़ दें 450 और 135 तो आ जाएगा 585 मीटर। ये आपका आ गया 6 सेकंड में चली गई दूरी। अब 4 सेकंड में चली गई दूरी अंतिम वेग के कारण करेगा, तो 4 सेकंड में चली गई दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल आपका अंतिम वेग कितना है 120। अंतिम वेग कितना है 120, तो लिखेंगे 120 गुणे में समय अंतिम 4 सेकंड में, तो 4, 120 में 4 का गुणा कितना हो जाएगा 480। अब कुल दूरी कितनी हो गई 585 प्लस 480 जोड़ दें तो 1065 हो जाएगा 1065। आपसे पूछा क्या था कुल दूरी, तो आंसर आ चुका है ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया, सी बराबर 1065 मीटर। ठीक है, इसी तरीके से चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 14वां देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 14वें में दिया हुआ है एक बालक है मेरठ में 20 मीटर की ऊंचाई तक गेंद फेंक सकता है। कहाँ पर मेरठ में, ऊंचाई h बराबर 20, जहाँ g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कानपुर में g बराबर 9.81 मीटर स्क्वायर हो तो वहाँ गेंद फेंकेगा किस ऊंचाई तक फेंकेगा ये निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए गति का तीसरा समीकरण लगाएंगे। गति का तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर और ऊपर की ओर पिंड फेंका जा रहा है तो -2gh हो जाएगा। ठीक है, v आपका अंतिम वेग 0 दिया है क्योंकि पिंड h ऊंचाई पर जाकर रुक जाता है, तो v बराबर सदैव ऊपर फेंके गए पिंड में 0 होता है। ठीक है, u स्क्वायर -2gh बच गया। ठीक है, तो 2gh इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2gh इज इक्वल टू u स्क्वायर, और यहाँ पर u स्क्वायर दोनों में वही बच्चा है, वही आपका बालक है जो ऊपर पिंड फेंक रहा है, तो प्रारंभिक वेग समान होगा। तो मिला क्या 2gh बराबर नियत। ठीक है, तो gh बराबर भी नियतांक होगा, तो g अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती किसकी होगा h के, g व्युत्क्रमानुपाती होगा h। यहाँ तक क्लियर है। तो ऐसी स्थिति में g व्युत्क्रमानुपाती h होगा, अर्थात आपका सूत्र हो जाएगा h2 बाई h1 इज इक्वल टू g1 बाई g2। ठीक है, h2 बाई h1 इज इक्वल टू g1 बाई g2। अब हम यहाँ पर सबका मान रख दें और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मान रख देंगे, h2 का मान निकालना है कितनी ऊंचाई तक पिंड जाएगा, बराबर g1 का मान आपके प्रश्न में दिया हुआ है 9.8, प्रथम स्थिति में 9.8 गुरुत्व त्वरण है। ठीक है, इंटू कौन आ जाएगा h1 का मान आपके प्रश्न में दिया हुआ है 20 मीटर ऊंचाई तक फेंकता है, और बटे में 9.81 g2 का मान 9.81। ठीक है, अब इसको हम लोग सरल कर दें तो सबसे पहले 2 अंक तक दशमलव, उसमें ऊपर आपका 9.8 में 0 बढ़ाकर दशमलव हटा लेंगे तो आपका हो जाएगा 98 गुणे 20 बटे में 9.81, 981 हो जाएगा 9.81, और 980 ये हो जाएगा आपका, दशमलव हट गया, 20 से गुणा कर देते हैं और भाग दे देते हैं, और जब गुणा करके हम लोग भाग देंगे तो आंसर क्या जाएगा 19.98 आ जाएगा। भाग देंगे तो आपको 19.98 आंसर मिल जाएगा। ऊंचाई है h2 मीटर में। ठीक है, तो कौन सा आंसर आया आपका 19.98, आपका आंसर आया है ऑप्शन ए। क्लियर है यहाँ तक, ऑप्शन ए इसका क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसी तरीके से देते हैं। प्रश्न संख्या 15 क्या दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 15 आपको दिया हुआ है एक पिंड कैसा है 100 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है। गति प्रारंभ करने वाले बिंदु पर लौटने का समय क्या होगा। गति प्रारंभ जिस बिंदु से करता है वहां लौटने का समय क्या होगा। अर्थात पहले तो पिंड आपका ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, फिर नीचे की ओर आएगा, और दोनों द्वारा चला गया समय जो है वो आपको ज्ञात करना है। तो गति के
प्रथम समीकरण से पिंड ऊपर जाएगा, तो गति के प्रथम समीकरण से हम v बराबर u माइनस जी टी, पिंड ऊपर जा रहा है तो माइनस में माइनस जी टी फार्मूला लगाएंगे। अंतिम वेग जीरो हो जाता है। अभी हमने आपको बताया कि जब भी पिंड ऊपर फेंका जाएगा तो अंतिम वेग जीरो होगा, तो u बराबर जी टी आएगा। क्या आएगा? u बराबर जी टी। ठीक है, u बराबर जी टी हो गया। आपसे पूछा क्या है? t, तो t बराबर क्या हो जाएगा? t बराबर u बटे जी, u बटे जी। u का मान और g का मान रख दीजिए। u का मान कितना दिया हुआ है? 100। ठीक है, और g का मान 9.8। जब बुक में नहीं दिया है तो 9.8 रखेंगे। भाग दे दें, 100 को 9.8 से भाग दे देंगे तो क्या जाएगा? 10.2। 10.2 आ गया। ये आ गया आपका t का मान, t बराबर 10.2 सेकेंड। ठीक है, ये केवल जाने का समय लगा है, तो जितनी देर में गया है उतनी देर में आएगा भी। तो टोटल t कितना हो जाएगा? कैपिटल T बराबर 2 इंटू स्मॉल टी, तो 2 से गुणा कर देंगे तो 2 गुणे में 10.2 आपका आ जाएगा 20.4। क्या जाएगा? 20.4। तो कौन सा आंसर सही है आपका? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया, 20.4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 16 में दिया हुआ है, एक वस्तु विरामावस्था से कुछ दूरी चलकर रुक जाता है, यानी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करेगा। u बराबर क्या हो गया? 0, चलना प्रारंभ किया और कुछ दूर चलकर रुक जाता है। वस्तु के प्रारंभिक तथा अंतिम वेगों का अंतर, रुक रहा है तो अंतिम वेग आपका क्या हो गया? v बराबर 0। कह रहा प्रारंभिक और अंतिम वेगों का अंतर, तो u माइनस वी बराबर पूछ रहा है, u बराबर 0 माइनस वी बराबर 0 बराबर 0। तो प्रारंभिक और अंतिम वेगों का अंतर क्या हो गया? 0। तो कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या दिया हुआ है? तो प्रश्न संख्या 17 आपका दिया हुआ है, किसी 200 मीटर ऊंची, क्या है? किसी 200 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर फेंका जा रहा है और 20 मीटर की चाल से प्रक्षेपित करने पर पृथ्वी से टकराते समय इसकी चाल होगी। अगर ऊपर की ओर फेंका जाए तो पृथ्वी से टकराते समय इसकी चाल क्या होगी, यह बताना है। तो पृथ्वी से टकराते समय इसकी चाल के लिए हम लोग गति के तीसरे समीकरण को लगाएंगे, और वह समीकरण का रूप थोड़ा सा चेंज करके ये हो जाएगा कि v स्क्वायर बराबर 2gh माइनस यू स्क्वायर, माइनस यू स्क्वायर। याद रखिएगा, जब भी पिंड पहले ऊपर जाए और फिर नीचे आए तो 2gh माइनस यू स्क्वायर फार्मूला लगाते हैं। तो 2 के स्थान पर 2, g का मान 10 और h आपको कितनी ऊंचाई पर खड़ा है? 200 मीटर पर, तो 200 मीटर माइनस u का मान कितना दिया है? 20, तो 20 का वर्ग 400। ठीक है, सरल कर लीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा? 10 में 2 का गुणा 20, 20 में 200 का गुणा 4000 माइनस 400 कितना जाएगा? 3600। कितना हो जाएगा? 3600। तो v स्क्वायर बराबर 3600, तो v बराबर कौड़ी में 3600 बराबर 60। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही है आपका? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन ए बराबर 60 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी पृथ्वी पर टकराते समय पिंड का वेग ए बराबर 60 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। जब भी आपसे फार्मूला, आपसे क्वेश्चन में ये पूछे कि पिंड ऊपर जाकर नीचे आया है और किसी ऊंचाई पर खड़ा हो, तो आप गति के तीसरे समीकरण का ये रूप लगाएंगे, v स्क्वायर बराबर 2gh माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, v स्क्वायर बराबर 2gh माइनस यू स्क्वायर, ध्यान दे दीजिएगा, माइनस यू स्क्वायर।
ठीक है, तो आंसर आपका तुरंत आ जाएगा। चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन लगाते हैं, प्रश्न संख्या 18। तो अगला प्रश्न दिया है, एक गेंद है, ठीक है, भवन की छत से गिराने पर गेंद को जमीन पर पहुंचने में 3 सेकंड लगते हैं। छत से गिराया जाता है, जमीन पर पहुंचने में 3 सेकंड लगते हैं। गेंद का पृथ्वी की ओर त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो भवन की ऊंचाई क्या होगी? भवन की ऊंचाई क्या होगी आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग गति का तीसरा समीकरण लगाएंगे। एच बराबर क्या होता है? यू टी प्लस 1/2 GT स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, एच का मान तो निकालना है, तो एच नहीं मालूम है, यू का मान दिया हुआ है, गेंद को भवन की छत से गिराया जा रहा है, तो यू बराबर 0 प्लस 1/2 जी का मान दिया हुआ है 10। टी कितनी सेकंड में? 3 सेकंड पहुंचने में लगता है, तो 3 का वर्ग 3 त्रिके 9, तो 9 दहा में 90, 90/2 बराबर 45। तो एच बराबर कितना आ गया? 45। कितना आ गया? 45 मीटर। तो कौन सा आंसर होगा? इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं इसका आंसर होगा। क्लियर है? आंसर आपका है 45 मीटर ऊंचाई है, और ऊंचाई यहाँ पर 45 कहीं पर भी नहीं लिया है, तो कौन सा आंसर होगा? इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से इस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, फार्मूला बेस्ड, थ्योरम बेस्ड, वो आपको कराया गया है। इसको आप लोग प्रैक्टिस करिए 1 से 2 बार। जब तक आपको क्वेश्चन न समझ में आए 2 बार पढ़िए। उम्मीद करता हूँ एक बार में समझ में आ जाएगा। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ा होगा तो थ्योरी अच्छे से पढ़ के इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, और एक बार लिखकर अपने हाथों से प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। केवल वीडियो देखने से आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो क्वेश्चन को सॉल्व भी करिए, अपने हाथों से लिखिए क्वेश्चंस को और सॉल्व करिए, तब आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।